Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good at your home. I am Shruti Patel from Capital Modern School. Today we will learn in 5th class Environment Around Us. How much you have learned topic, right? तो हमने अभी तक EVS में जो है 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं तो उसी बेस पे ये टॉपिक दिया गया है कि ये तीनों चैप्टर में आप क्या पढ़े हो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद हम हमारा 4th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर EVS टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27। सभी बच्चे पेज नंबर 27 निकालेंगे। इससे पहले जो यहाँ पे मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको, वो होमवर्क आप अच्छे से आपकी नोटबुक में फिल कर रहे हो ना। तो तीनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो तीनों चैप्टर की एक्सरसाइज भी मैंने ऑलरेडी आपको PDF करके भेज दिया है। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, वो सारी एक्सरसाइज जो है आपकी EVS की नोटबुक में लिखना है, और जो एक्टिविटीज मैं बोर्ड पे करवाती हूँ तो वो सारी एक्टिविटीज जो है आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिल करनी है। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हाउ मच यू हैव लर्न, अभी तक आपने क्या सीखा उसके रिलेटेड पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट, आपको लिखना है व्हाट विल यू डू टू मेंटेन द गार्डन ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का गार्डन है, उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट लिखना है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप अपने खुद से लिखना चाहते हो तो खुद से भी लिख सकते हो। ओके, तो पहला पॉइंट, क्लीन एरिया ऑफ गार्डन। क्लीन एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन को हमें क्लीन करना चाहिए, झाड़ू लगा के। फिर उसके बाद गिव वाटर टू प्लांट्स, पौधों को पानी देना चाहिए। गिव वाटर टू प्लांट्स। फिर उसके बाद क्या है, प्लांट मोर ट्रीज। प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। Then throw garbage in dustbin. Throw garbage in dustbin. Do not cut trees. Do not cut trees. पेड़ की कटाई नहीं करनी चाहिए। समझ आ गया सबको? यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, आप अपने खुद से लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, फेच अ बकेट फिल्ड विथ वाटर। तो आपको एक बकेट लानी है, उसको पानी से भरना है। ऑब्जर्व द वाटर, पानी को देखना है। पानी कैसा दिखेगा आपको? साफ सुथरा दिखेगा ना। देन ऑल द स्टूडेंट्स वॉश देयर हैंड्स इन अ बकेट। अब सभी बच्चों को क्या करना है, अब वही बकेट के अंदर आपके हाथ धोने हैं। ऑब्जर्व द वाटर अगेन, और फिर वो पानी को ऑब्जर्व करना है। पानी कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा ना, उसमें अलग अलग छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ वाज द वाटर इन द बकेट अर्लियर। तो पहले कैसा था पानी? कैसा था पानी? क्लीन था ना। The water was clean in the bucket earlier. Next, what change was seen in the water after washing hand? हाथ धोने के बाद पानी में क्या चेंज आ गया? The water got dirty after washing hand. The water was got dirty after washing hand. हाथ धोने के बाद पानी गंदा हो गया।
Why did the water get polluted? पानी गंदा क्यों हो गया? The water get polluted. The water get polluted because our hand had so many dirt particles. So many dirt particles. हमारे हाथ में बहुत सारे छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए पानी गंदा हो गया. Now next, why should we wash our hand before taking meal? हम खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोते हैं? तो by washing hand, all dirts are removed from our hand. हाथ धोने से जितनी सारी हाथ में गंदगियां होगी वो निकल जाएगी, इसीलिए खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए. समझ आ रही है आपको ये एक्टिविटी? तो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको ये आंसर लिख देने हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट एक्टिविटी, मेक डस्टबिन यूजिंग अ वेस्ट मटेरियल. आपके घर के आसपास कोई भी वेस्ट मटेरियल जो बिन काम का मटेरियल होगा उसमें से आपको डस्टबिन बनाने हैं. और वहां पे क्या लिखना है? यूज मी टू थ्रो वेस्ट. ओके. नील लीव्स द टैप आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर. थिंक एंड से. नील लीव्स द टैप आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर. तो दिस इज good habit or bad habit? So it is a bad habit. तो पानी पीने के बाद नील ने जो नल है वो खुला छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? बैड हैबिट हो गई. रीचा हार्म्स फ्लावरिंग प्लांट. रीचा जो है फूलों को और फ्लावरिंग प्लांट्स को हार्म कर रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी, तो ये क्या हो गई? ये भी बैड हैबिट हो गई. हमें फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. रबिश इज लाइंग इन द क्लासरूम. क्लासरूम में कचरा फैला हुआ है, तो ये भी क्या हो गई? बैड हैबिट्स हो गई. क्लासरूम का कचरा हमें क्लासरूम में प्रोवाइड किए गए डस्टबिन में ही डालना है. Is there are ditches containing the squirrels around the house. तो हाउस के आसपास भी गंदगी पड़ी हुई है, तो ये भी बैड हैबिट्स हो गई. स्मिथ डज नॉट गो टू स्कूल. तो स्मिथ स्कूल नहीं जाता है, तो ये भी क्या हो गई? बैड हैबिट हो गई. हम सभी को स्कूल रेगुलरली जाना चाहिए. ओके. नाउ परफॉर्म एक्टिविटी. आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. द परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन अ ग्रुप ऑफ 3 each. तो 3 के ग्रुप में ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. ब्रिंग 5 seeds of each मोनोकोट एंड डाइकोट फ्रॉम योर होम. आपके घर से आपको मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड लाना है. ऑलरेडी हम ये चैप्टर आगे वाले चैप्टर में मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड के बारे में पढ़ चुके हैं. पुट सीड इन अ ट्रांसपेरेंट पाउच एंड स्टेपल देम एंड मेक अ चार्ट. तो आपको क्या करना है? उनको स्टेपल करना है और चार्ट बनाना है. राइट द नेम्स ऑफ सीड्स इन द चार्ट. तो आपको ये जो सीड्स के नेम है उनका नेम चार्ट में लिखना है. तो आपको क्या करना है? एक चार्ट पेपर लेना है. वो चार्ट पेपर के ऊपर जो है मोनोकोट सीड्स और डाइकोट सीड्स को इकट्ठा करना है. फिर इकट्ठा करके जो है उनको स्टेपल पाउच में भर के स्टेपल करना है. लेकिन आप यहाँ पे कुछ अलग डिफरेंट करोगे. आपको जो है एक चार्ट पेपर लेना है और उसके 2 पार्ट बनाने हैं. दो पार्ट में आप अलग अलग शेप बना सकते हो. किसी में ट्री बना सकते हो, किसी में हाउस बना सकते हो, किसी में फ्लावर बना सकते हो. फिर उसके बाद जो है उसमें जो सीड्स है उसको चिपकाना है आपको और उनके नेम्स लिखने हैं कि मोनोकोट सीड्स में आपने कितने सीड्स टाइप्स ऑफ सीड्स बनाए हैं और डाइकोट सीड में कौन कौन से टाइप ऑफ सीड्स लिए गए हैं. ठीक है. जैसे कि चना हो गया, मूंग की दाल हो गई, तुअर की दाल हो गई, तो ये सारी दालें आपको घर से लेनी है और मोनोकोट और डाइकोट में उसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है. फिर उसके बाद आपको अलग अलग शेप्स के ट्रीज बनाने हैं और जो शेप्स बनाने हैं तो आप
कर लोगे ये एक्टिविटी। आपको ये एक्टिविटी घर पे करनी है। और आज कौन सी 28 तारीख हो गई ना, तो सॉरी, आपको ये एक्टिविटी घर पे करनी है और 1 वीक के अंदर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में वो फोटो खींच के जो है भेजना रहेगा। ओके, करोगे ना आप सभी? गुड। थिंक एंड से, आपको सोच के जवाब देना है। व्हाट ऑब्जर्वेशन हैव यू मेड इन द चैप्टर 1 to 3? What classification have you made in the chapter 1 to 3? तो 1 to 3 में क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया, कि हमने ऑब्जर्व क्या किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, मोनोकोट सीट्स और डाइकोट सीट के बारे में, फिर उसके बाद हम क्लीनिनेस कैसे रख सकते हैं उसके बारे में पढ़े। फिर हमारे पास कोई चीज़ आती है तो उसका वैल्यू हम पहले नहीं करते थे, लेकिन अब हम करने लगे कि कोई चीज़ को प्रोडक्ट करने मतलब बाय करने से वो चीज़ हमारी है, लेकिन वो चीज़ को बनाने के लिए कितने लोगों की मेहनत थी। जैसे कपबोर्ड, मटका घर पे आता है तो वो मटके को बनाने की प्रोसेस क्या है उस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं हम लोग। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? हाउ मच यू हैव लर्न? ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न चैप्टर नंबर 4। अब हम हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? माय डिस्ट्रिक्ट। माय डिस्ट्रिक्ट। तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो अभी? करंटली कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो? सभी को पता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो? डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। कौन से जिले में रहते हो आप सब? सूरत जिले में रहते हो ना? हाँ, और कौन से तालुका में रहते हो? आपके तालुका का नाम क्या है? किसी को पता है आपके तालुका का नाम क्या है? हाँ, तो तालुका का नाम आपका पलसाना तालुका। गांव कौन सा है? ताटीथैया। ताटीथैया है ना? तो चैप्टर नंबर 4 माय डिस्ट्रिक्ट, हम हमारे जिले के बारे में ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो सभी बच्चे जो है चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 29 निकालेंगे। रीड, यू मे यूजुअली गो ऑन टूर। आप सभी बच्चे टूर पे गए होंगे, गए हो ना सभी? यू मस्ट हैव बी विजिटिंग साइट सीइंग प्लेसेस, फेमस पिलग्रिम प्लेसेस एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो आप सबने ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स भी देखे होंगे। फिर उसके बाद कुछ बहुत ही साइट सीइंग प्लेसेस, जैसे कि यहाँ पे ये एरिया में डांग जिले में, गुजरात के ये एरिया में डांग जिला बहुत ही फेमस है। अभी मानसून के टाइम पे वहाँ बहुत ही हरियाली रहती है ना? तो वो साइट सीइंग देख सकते हो, सापुतारा जा सकते हो, या फिर आप पिलग्रिम प्लेसेस कुछ धार्मिक जो प्लेस रहते हैं वो देख सकते हो। सो यू मे ऑल्सो बी विजिटिंग सच प्लेसेस इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो आपके जिले में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता है ना? सूरत जिले में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम आज यही पढ़ेंगे कि सूरत जिले में भी ऐसी धार्मिक प्लेसेस है, धार्मिक जगहें है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी है, वहाँ पे ऐतिहासिक जगहें भी है जो बहुत बहुत सालों पहले मुगलों ने बनाई है। Where in your districts are such places located? और आपके डिस्ट्रिक्ट में ये कौन से मतलब जो प्लेसेस है वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रीड, फाइंड द बुक नेमली अवर डिस्ट्रिक्ट, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। आपको बुक किताब रीड करनी है, किताब का नाम क्या है? अवर डिस्ट्रिक्ट, और उसमें से कुछ नीचे एक टेबल दिया गया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। राइट अबाउट द हिस्टोरिकल एंड फेमस प्लेसेस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हिस्टोरिकल और फेमस जगह है उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है। टेबल में पहले नेम है, फिर उसके बाद वेयर इट इज लोकेटेड है। क्या है? वेयर इट इज लोकेटेड, और फिर उसकी पर्सुलैरिटीज क्या है, उसका महत्व क्या है, वो चीज वहां क्यों बनाई गई है उसके बारे में लिखेंगे। ओके, तो ये 3 चीजों के बारे में हम अभी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो पहला जैसे है सूरत कैसल। सूरत में भी एक कैसल है, महल जैसा बनाया गया है, देखा है आपने? हाँ, सूरत कैसल देखा है? गूगल पे सर्च करना, आपको पता चल जाएगा कि सूरत में भी एक कैसल है, और वो कहाँ पाया जाता है? चौक बाजार एरिया में। कहाँ पे?
चौक बाजार एरिया सूरत। चौक बाजार एरिया में सूरत में ये कैसल आपको मिलेगा, किला। और उसको क्यों बनाया गया था? क्योंकि वो समय पे जो है पोर्टुगीज देश के लोग बहुत ही ज्यादा अटैक कर रहे थे और हमारे सूरत में जो है वो घुस रहे थे। तो उनको पोर्टुगीज से बचाने के लिए हमारे सूरत को ये कैसल बनाया गया था। तो उसकी पर्सनैलिटी क्या है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ पोर्टुगीज देशों के लोगों की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए ये कैसल बनाया गया था। सेकंड है सरदार पटेल म्यूजियम। क्या है? सरदार पटेल म्यूजियम। तो सरदार पटेल म्यूजियम कहाँ पे है? वो भी सूरत में है। और वो किसके रिलेटेड है? डेडिकेटेड टू सरदार पटेल। सरदार पटेल की याद में उनके इम्पोर्टेंस, उनकी जो सैक्रिफाइसेस थी हमारे देश को आजादी दिलाने में, उनके डेडिकेटेड ये म्यूजियम बनाया गया है। अब सूरत चौक क्लॉक टावर। सूरत का क्लॉक टावर देखे हो सभी? गए होंगे ना सूरत तो सभी। तो सूरत का क्लॉक टावर जो है वो कहाँ पे स्थित है? भागल एरिया में है शायद। तो क्लॉक टावर जो है वो क्यों बनाया गया था? मेमोरी ऑफ खान बहादुर फादर। तो खान बहादुर जो थे उनके पापा की डेथ की मेमोरी ऑफ खान बहादुर फादर, उसके फादर की याद में ये क्लॉक टावर बनाया गया था, जो आज भी आपको देखने के लिए मिलता है। अब डच सीमेंट्री। डच सीमेंट्री मतलब डच देश के लोग जो हैं वो हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने कब्रिस्तान बनाया था। वो कहाँ पे है? गुलाम फलिया सूरत में है। कहाँ पे है ये? गुलाम फलिया सूरत में ये पाया जाता है। और वो क्यों बनाया गया था? डच टोम्ब, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी कब्र है। डच लोग जो डेथ हो गई है वहां पे बड़ी बड़ी कब्र टोम्ब दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। अब मुगल सराय भी हमारे सूरत में है। सोचो कभी गए हो आप लोग? देखे हो कि इतनी सारी चीजें हमारे यहाँ पे हो सकती है। तो जब तक हम नहीं पढ़ेंगे डिटेल स्टडी में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी पाए जाते हैं, है ना। तो मुगल सराय क्यों बनाई गई थी सूरत में? तो बिट फॉर अ पीपल हु वेंट टू हज। जो हज मुस्लिम लोग हज जाते हैं मक्का मदीना, राइट। तो मक्का मदीना हज करने के लिए जो पीपल जाते थे वो वहां पे मुगल सराय में रुकते थे। तो इसीलिए बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है बिट फॉर पीपल हु वेंट टू हज। समझ आया आपको? ओके, तो हमने ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हिस्ट्री के हमारी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में पढ़े। अब हम नेक्स्ट जो है फेमस पिलग्रिम धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? नेम, प्लेस वेयर इट इज लोकेटेड, और उसकी पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्या महत्व है। ओके, तो पहला क्या है हमारा? कंटारेश्वर टेम्पल, कंटारेश्वर महादेव टेम्पल। कंटारेश्वर टेम्पल वो सूरत में स्थित है और
वो क्यों बनाया गया है? टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, शिव भगवान के लिए, शिव भगवान का महत्व दर्शाते हुए बनाया गया है। ठीक है। अब इच्छानाथ टेम्पल, इच्छानाथ टेम्पल, तो इच्छानाथ टेम्पल भी शंकर भगवान का ही टेम्पल है। वो अथवा लाइन सूरत में है। कहाँ पे है? अथवा लाइन सूरत। और उसका क्या इंपॉर्टेंस है? वो भी टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा है, भगवान शिव का मंदिर है। ओके। फिर इसके बाद जो है अंबिका निकेतन है। क्या है? अंबिका निकेतन। तो अंबिका निकेतन भी कहाँ पे स्थित है? बैंक ऑफ तापी रिवर, तापी नदी के किनारे है। और बैंक ऑफ तापी रिवर, ये मंदिर क्यों बनाया गया है? डेडिकेटेड टू गॉडेस, देवी। कौन सी देवी? अंबिका। डेडिकेटेड टू गॉडेस अंबिका। ओके। अंबिका माता की इसमें बनाया गया है। अब एक खंबा मस्जिद और एक हमारा जो है पिलग्रिम्स है। कौन सा है? एक खंबा मस्जिद। तो एक खंबा मस्जिद भी सूरत में ही लोकेटेड है। और वो उसकी क्या खासियत है? वो 1 पिलर मॉस्क्यूड है। क्या है? 1 पिलर, एक ही पिलर इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हो। अगर आपको देखना है तो सूरत जाके ये देख सकते हो। उससे पहले आपको क्या करना है? जो है गूगल पे उनका लोकेशन फाइंड आउट कर लेना है। फिर ये सारी प्लेसेस को आप विजिट कर सकते हो। तो आपको अभी पता चला कि कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस और कौन कौन से जो पिलग्रिम प्लेसेस जो है वो हमारे सूरत डिस्ट्रिक्ट में क्या है? लोकेटेड है। आज तक हम नहीं जानते थे। बस सूरत में चौक बाजार देखा है, चौपाटी देखा है। फिर उसके बाद जहाँ पे कपड़े लेने चौटा बाजार, वो फिर बॉम्बे मार्केट, सिर्फ वो ही देखा है हमने। लेकिन हिस्टोरिकल, धार्मिक और ऐतिहासिक भी ऐसी स्थल है जहाँ पे आज तक हम उनके बारे में जानते ही नहीं थे। अब प्लेसेस को विजिट करना चाहोगे ना आप सभी? ओके। नाउ नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या है? ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिख लेना है। ठीक है। अब नेम द हिस्टोरिकल प्लेसेस वेयर मैक्सिमम पिलग्रिम्स विजिटेड। धार्मिक स्थल का नाम लिखना है जहाँ पे जो है बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। तो धार्मिक स्थल तो पता है, मोस्टली मंदिर और मस्जिद होता है राइट हमारे एरिया में। तो कौन कौन से मंदिर जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो मंदिर के नेम्स हमें लिखने हैं। जैसे तो यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस दिया गया है, मतलब ऐतिहासिक प्लेस कौन कौन से है। तो पहला आएगा सरदार पटेल म्यूजियम, सरदार पटेल म्यूजियम। फिर यहाँ पे सरदार पटेल म्यूजियम। फिर उसके बाद जो है अंबिका निकेतन। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो साइंस सिटी, सूरत में है, पता है ना। अब व्हाट इज दिस हिस्टोरिकल फेमस फॉर? तो ये हिस्टोरिकल प्लेसेस क्यों फेमस है? तो these places famous for its history and it is situated
It is situated on the bank of Tapi River. On the bank of Tapi River. Okay. Now next, which pilgrim place of your district have you visit? आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पे आप गए हो? तो स्वामी नारायण टेम्पल, स्वामी नारायण टेम्पल, फिर उसके बाद अंबिका निकेतन टेम्पल, अंबिका निकेतन टेम्पल, फिर उसके बाद शिरडी साईं बाबा टेम्पल, शिरडी साईं बाबा का भी मंदिर होता है ना। ओके, फिर इन विच पिलग्रिम्स प्लेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट द फेयर हेल्ड, कौन कौन से धार्मिक स्थलों पे मेला लगता है उसके बारे में लिखना है। तो पहला तो आपको पता है घोड़ागांव में आसपास मंदिर है, आसपास बाबा का मंदिर है, पता है ना आपको। तो आसपास बाबा के मंदिर में दिवाली आती है तो 5 दिन का मेला लगता है। तो आसपास बाबा टेम्पल, फिर अंबिका निकेतन मंदिर के पास भी लगता है नवरात्रि में। ओके, और इच्छानाथ टेम्पल के पास भी लगता है श्रावण मास में। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ व्हाट सीइंग प्लेसेस डू अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ द टूरिस्ट, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट पाए जाते हैं। तो आपको पता है सूरत में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं? डुमस बीच। कौन सा बीच? डुमस बीच। आपको सभी को पता है कि डुमस बीच जो है वो हमारे सूरत के एंड पे लोकेटेड है। Dumas Beach attract maximum number of tourists. ओके, सभी को समझ आ रहा है? हमने जो है पहले क्या पढ़ा, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पढ़ा, फिर पिलग्रिम प्लेसेस के बारे में पढ़ा, हमारे कौन कौन से सूरत में कौन कौन सी जो धार्मिक स्थल है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहाँ पे लोग आते हैं, उनके बारे में भी हमें जो है एक्सरसाइज कंप्लीट की। अब हम एक्टिविटी करेंगे। विच प्लेस हैव यू डिस्कस अबाउट, कौन कौन से प्लेस के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया? सूरत कैसल, क्लॉक टावर, गोपी तालाब, बहुत सारे चीजों के बारे में, राइट। Which places have you visited of the ones you have discussed, तो इसमें से जितने भी प्लेसेस है उसमें से कौन से प्लेस पे आप गए हो? तो आप लिख सकते हो, अगर सूरत क्लॉक टावर देखा है आपने, गोपी तालाब देखा है तो वो लिख सकते हो। Which place do you wish to see, आपको क्या देखना है? सूरत कैसल अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा, राइट, तो आपको वो देखना चाहिए। अब कलेक्ट द कैलेंडर, डायरी और पंचांग, आपको डायरी और पंचांग जो है उसको कलेक्ट करना है। और उसके नीचे जो देखो आपको यहाँ दिखाया गया है 3 पिक्चर, पहला पिक्चर ईद का है, सेकंड पिक्चर रक्षाबंधन का, तीसरा मकर संक्रांति का। तो अब आपको राइट करना है, क्या राइट करना है? डायरी और पंचांग कैलेंडर लेके। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द ईयर इन द टेबल बिलो, तो ये टेबल के बिलो जो है पूरे साल में जो हम त्योहार मनाते हैं वो त्योहारों की लिस्ट बनानी है। क्या करनी है? त्योहारों की लिस्ट बनानी है। आपको 2 लिस्ट दी गई है, जैसे कि न्यू ईयर और भाई दूज। क्या दिया गया है? न्यू ईयर और भाई दूज के बारे में दिया गया है। तो आपको अब क्या लिखना है?
होली, उत्तरायण, फिर बकरी ईद, ईद ए मिलाद, फिर धुलेटी, क्रिसमस, फिर जन्माष्टमी, नवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, फिर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, तो ये भी हम त्योहार के तौर पे भी मनाते हैं। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, तो ये सारे जो कुछ त्योहारों की लिस्ट है जो हम पूरे साल मनाते हैं। आपको इसमें और भी लिस्ट में जो त्योहार ऐड करने हैं, फेस्टिवल्स को ऐड करने हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया। आज हम ये चैप्टर में यहाँ तक ही पढ़ेंगे और अगला चैप्टर जो है यही चैप्टर का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मैंने समझाया, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ